बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। 1 मार्च है आज। मौसम में तब्दीली भी हम देख रहे हैं अच्छी खासी होती चली जा रही है। ऑल्दो गुज़िश्ता 2-3 दिन जो थे वीकेंड की अगर हम स्पेशली बात करें तो ऐसा लग रहा था सर्दी वापस आ रही है, लेकिन अब आगे जी गर्मी का सीज़न ही शुरू होना है और पारा भी लोगों का हाई होगा जो हालात है। लेकिन अभी अच्छी खबर एक शामिल हो चुकी है और मुझे तो स्पेशली मुबारकबाद भी इस चीज़ की दी गई है, पेट्रोल सस्ता होने की। खैर ये अच्छी खबर है, इसको ज़रूर आगे चल के भी हमने डिस्कस करना है। कुछ दूसरी खबरें भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, अपने मेहमानों से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। आगाज़ आज की अच्छी बात। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का एक पैगाम आपको सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फ़रमाया था, इज़ा तवज़्ज़अता, ए इब्न अब्बास, जब तू वज़ू करने लगे देखना अपने पाँव और हाथों की उंगलियों का खिलाल भी करते रहना। आज हम वज़ू करते हैं, हम उंगलियों का खिलाल नहीं करते, जिसकी वजह से उंगलियों का अंदर का हिस्सा खुश्क रह जाता है, जिसकी वजह से वज़ू नहीं होता। जब वज़ू नहीं होता तो नमाज भी नहीं होती। मेरे भाइयों, इस सुन्नत पर भी अमल किया करो। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम आमीन। ये थी आज की अच्छी बात। आज की टॉप स्टोरीज क्या हैं? पहली खबर, वज़ीर आज़म का कौम से खिताब में बड़ा ऐलान, पेट्रोल डीजल 10 रुपये फ़ी लीटर सस्ता। बाबू साबू इंटरचेंज का रिंग रोड बहाली का मंसूबा 3 अरब 92 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत आई। प्राइवेट कंपनियों को टेंडर्स देने के बजाय महकमे का खुद स्कैनिंग के लिए आलात खरीदने का फैसला। महकमा एक्साइज का सिस्टम को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालना शहरियों को महंगा पड़ गया। और मौसम की तब्दीली के साथ डेंगू एक बार फिर से सर उठाने लगा। वेलकम बैक। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। आज की खबरों को डिटेल में डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में राव दिलशाद हुसैन साहब और रिजवान नकवी साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, पेट्रोल सस्ता हुआ है और जैसे ही मैं स्टूडियो में आई राव साहब ने मुझे मुबारकबाद भी दी है। ये सस्ता पेट्रोल आपको फायदा नहीं देगा? असल में क्या मुबारकबाद की मुस्तकिल आपके साथ तो मसला दरपेश रहता ही है, क्योंकि आप पैसे बचाने के लिए कल आपने 5,000 रुपये खर्च किए कि कल फ्यूल जो है वो महंगा होगा। पैसे बचाना गलत है और बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप जैसे जो इन हालात में आप जैसे तो क्या करें? आप जैसे सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों समझदार तरीन शहरियों को ये झटका लगा कि ये कैसे सस्ता हो गया, तो इसलिए शायद आपको हो रही है। अलबत्ता 12 रुपये बढ़ाई गई थी और फिर 10 रुपये अब कम करके, तो ये तो एक बैलेंस किया गया। और दूसरा एक पॉलिटिकल प्रेशर जो हम देख रहे हैं वो बन रहा है, और बजाय इसके कि अवाम मोबिलाइज हो इस सारी सूरत हाल में, क्योंकि लॉन्ग मार्च चल रहा है रास्ते में जो कि 6। अच्छा, लोग रिजवान साहब ये भी कह रहे हैं कि ये ज़्यादा लंबा नहीं लगेगा अरसा, इसको दोबारा से रिवाइज कर दिया जाएगा कीमतों को। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? जी, अभी तो अनाउंस किया गया कि बजट तक जो है वो कीमतें रिवाइज नहीं होंगी, लेकिन राव साहब जो लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं ये एक बुनियादी फैक्टर है ये कीमतें कम होने के पीछे। आप देखें, जब भी कीमतें बढ़ाई जाती थी पेट्रोलियम मसनूआत की, तो हुकूमत की जानिब से यही लॉन्ग मार्च में ज़्यादा लोग शिरकत करेंगे, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा तो ऐसे देखिए, नहीं सस्ता नहीं, लोग शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन एक मोमेंटम तो बनता है ना। exactly. उस लॉन्ग मार्च का ऑब्जेक्टिव क्या है? उस लॉन्ग मार्च का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि वो जाएंगे इस्लामाबाद और प्राइम मिनिस्टर को कहेंगे चल भी थल्ले उतरते ऐसे बैठना है कुर्सी में, ये नहीं है। उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि मोबिलाइज करना है, लोगों को बताना है कि 2018 में अशिया खरोनोश की कीमतें क्या थी और आज क्या है। 70 साल में कितना फ़र्क पड़ा, आज क्या है। डॉलर 70 साल में 102 रुपये पे आया और सिर्फ 3.5 साल में 180 पे पहुंच गया। चीनी 70 साल में 55 रुपये थी और 110 और फिर 150 रुपये तक भी फ़रोख्त हुई। अब चूँकि उसमें
थोड़ी सस्टेनेबिलिटी आई है, 90-95 रुपये में मिल रही है, लेकिन गली मोहल्लों में आज भी 110-105 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। तो इसी तरह से आटा की कीमत 35 रुपये से अब आटा जो है वो 64 रुपये और फिर 80 रुपये पर भी गया है। स्टॉक मार्केट आपकी 54,000 पर ट्रेड कर रही थी, और आज जबकि इस गवर्नमेंट के दौर में अभी के फिगर्स आप देखने आपको अंदाज़ा होगा कि मईशत ने कितनी तरक्की की है। मुआशी अहदाफ के हवाले से इस गवर्नमेंट को जो नाकामी का सामना रहा है वो सिर्फ इसी वजह से रहा है कि इन्होंने जो अपना मंशूर दिया था उसके बिल्कुल बरअक्स इन्होंने इकदाम किए, जिसकी वजह से आज पशेमानी का सामना है हुकूमती मशीनरी को। आप कह रहे हैं ना उनको नहीं है। खैर, मुझे एक और चीज ऐड करने दें। एलपीजी यकदम 27 रुपए महंगी और बिजली 5 रुपए 94 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी। ये जो अजीब सी सूरत हाल है, एक तरफ आपको खुशखबरी मिलती है, दूसरी तरफ ये हालात। रिजवान साहब, ये एक बैलेंस नहीं है। ये देखिए, यही है कि आप एक हाथ से दें और दूसरे हाथ से वापस ले लें। वो ऐसी कैलकुलेशन की होती है हुकूमत ने। आप देखें, पहले जब ये कीमतें बढ़ती थीं पेट्रोलियम मसनूआत की, तो हुकूमत की जानिब से यही दलाइल दिए जाते थे कि जी आलमी मंडी में कीमतें बढ़ रही हैं, तो यहाँ पे हम जो है आर्टिफिशियल तरीके से कीमतें रोक के नहीं रख सकते। अब कौम को ये बताया जाए कि क्या आलमी मंडी में एकदम से कीमतें कम हो गई हैं। जो हुकूमत की जानिब से, जो प्राइम मिनिस्टर की जानिब से खिताब के दौरान कीमतें कम करने की अनाउंसमेंट की गई है, तो ऐसा तो नहीं हुआ। ये तो सिर्फ और सिर्फ आप देखें, इसके पीछे जो बुनियादी फैक्टर है वो लॉन्ग मार्च है। चूँकि लोग इकट्ठे हो रहे हैं और हुकूमत प्रेशर में है, और ये जो कल कीमतें कम करने की अनाउंसमेंट की गई है, और ये भी उसी प्रेशर का नतीजा है, ताकि लोगों को ये फिर आर्टिफिशियल तरीके से कीमतें कम की गई हैं, चूँकि आलमी मंडी में तो कम नहीं हुई। बिल्कुल, लेकिन $4-5 का फ़र्क पड़ा ज़रूर है। लेकिन अगर उसी को देखें आप, तो अपने जो इनके बड़े एक सीजन पॉलिटिकल वर्कर्स थे असद उमर साहब, अगर उनकी तकारीर देख लें, वो तो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐवान में दिखाया करते थे, अब पता नहीं कहाँ पे गायब हैं, नजर नहीं आ रहे जब भी पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ती हैं। खैर, गरीब की सवारी का यहाँ पे जिक्र कर ले। पेट्रोल सस्ता हुआ तो मोटर बाइक्स महंगी हो गई हैं। पहले एक सेकंड बिजली की बात कर लें कि 5 रुपए जो सस्ती हुई ना, 5 रुपए 92 पैसे महंगी भी हुई थी, और उसी को रिवर्ट करके तो यूं आप ये कह सकते हैं कि 92 पैसे महंगी ही हुई है फी यूनिट। तो ये सारा वो 50 अरब का जो इशू था, 50 अरब का बोझ डालना था, उसको शायद ब्रेक लगे। अच्छा जी, सस्ती सवारी जिसको 70 कहा जाता था, बाइक 70, अब इसकी कीमत है जी 97,900, और पसंदीदा लोगों की जो बाइक होती है जी 125, इसकी कीमत 1,55,900 रुपये तक पहुंच गई है। रिजवान साहब, क्या कहेंगे? हुकूमत की तरफ से देखें, जहाँ ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं बढ़ाने के बाद, तो एक बड़ा चैलेंज है कि हुकूमत इसको इम्प्लीमेंट कराए, चूँकि अशियाए ज़रूरिया की कीमतें जो हैं उससे जुड़ी हुई हैं। पेट्रोलियम मसनूआत मंडियों में जो माल आता है वो सारा जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत से जुड़ा होता है कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट ऐड करके उसके रेट्स का तयन किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा इंतज़ामिया के लिए कि अगर वज़ीर आज़म ने अनाउंस किया है कीमतें कम हुई हैं, तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए कि बाकी चीज़ों की जो कीमतें बढ़ी थी वो भी कम होनी चाहिए। जहाँ तक बाइक्स की कीमतें, आप देखें कि जब से PTI की हुकूमत आई है, मोटर बाइक्स, उसके अलावा गाड़ियाँ, जो गाड़ी पिछले आज से 2018 के मिड में जो गाड़ी आपको मिलती थी 8-9 लाख रुपए की, अब वही गाड़ी जो है वो 16-17 लाख रुपए पे चली गई, और जो गाड़ी 12-13 लाख रुपए में आती थी वो 20-22 लाख क्रॉस कर गई है। चूँकि यहाँ पे जो मोटर सेक्टर के जो बड़े इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने पैसा मल्टीप्लाई किया है हुकूमत की जानिब से, चूँकि किसी भी सेक्टर के ऊपर चेक नज़र नहीं आया, चूँकि इनका जो 1 पॉइंट एजेंडा ब्यूरोक्रेसी को या जो दीगर बड़े सरमायाकार थे वो समझ चुके थे कि इनका सिर्फ़ और सिर्फ काम जो है वो अपोजिशन इनके असाब पे सवार है। उनको रगड़ा लगाना, उनका एहतसाब, चलें एहतसाब पे भी लोग इत्तफाक करते, लोगों को कुछ तसल्ली होती, शफ़ी होती अगर कुछ पैसे निकल आते। आपने रिकवरी भी कुछ ना की, कन्विक्शन रेट भी आपके सामने है, लेकिन उसके बावजूद में बता दें, वो गरीब जो कि पैसे जमा करता है कि उसने एक मोटरसाइकिल लेनी है, वो क्या करेगा? इतनी कीमत में इजाफा, ये तो गरीब की सवारी है ना। आप महंगी मोटरसाइकिल लें, पेट्रोल डलवाएं, और फिर नंबर वगैरह जो लगवाने का एक प्रोसेस होता है, उसमें ये बाइक जाके आपको 70 भी मेरे ख्याल से लाख रुपए से ऊपर पड़ जानी है। पड़ेगी।
अब देखिए ये मुसलसल कीमतें बढ़ी हैं। कीमतें बढ़ने के बाद चूंकि जो मैकेनिज्म की बात की है, चेक नहीं है, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि इनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्या है और ये प्रॉफिट कितना ले रहे हैं। कोई किसी डिपार्टमेंट में भी ऐसा नहीं है। इसी वजह से जो गाड़ियों का जिक्र किया है, आप थोड़ा कम जिक्र कर रहे हैं। गाड़ी जो 12 लाख की थी वो 24 लाख की नहीं बल्कि 28-29 लाख की वो हुई है। और तमाम गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ गाड़ियां तो खैर आम आदमी का मसला ना हो, लेकिन जो अशिया खरोनोश की कीमतें हैं ये बढ़ती चली जाती हैं। यूँ ही जो हम 16 तारीख को रात 12 बजे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 16 फरवरी को जब इजाफा किया गया तो अगले ही रोज़ 12 बजे का बुलेटिन आप निकाल के देख लें तो आपको घी की कीमत में इजाफा नजर आएगा, आपको बिजली की कीमत में इजाफा एक दो दिन बाद, और क्या जो इजाफा जिस तरह से ये किया गया क्या उसी तरह से है। इसको रिवर्ट कराने की जो हमारे यहाँ रविश है वो है नहीं और ख़ुद से कोई करता नहीं है। जो अशिया खरोनोश की कीमतें इस वक्त बढ़ चुकी हैं उनको वापस लाना, ट्रांसपोर्टेशन के किराए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो बढ़ाए जाते हैं और उनको वापस कौन लाएगा, कोई नहीं। ये इस हवाले से जो रेट ऑफ द गवर्नमेंट है वो कहीं भी नजर नहीं आती। तो गरीब की सवारी महंगी ना हो तो और क्या हो। बढ़ाएंगे तो किस तरह से कमी होगी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद खबर है जी। बाबू साबुता रिंग रोड तामीराती मंसूबा तैयार। गुलशन रावी टी जंक्शन पर अंडरपास बनेगा। कब बनेगा, कितना अहम मंसूबा है, इसके लिए क्या तैयारी की जा रही है? राव साहब आप सवाल तो आपने खुद ही उठा दिया कि कब बनेगा। हाँ, अभी तो एक ये प्लान तैयार हुआ है, इनिशियल प्लान, जो कि PC1 भिजवाया जाता है PWD को, और PDWD जो डिपार्टमेंट है उसकी पहले प्री एक मीटिंग होती है, उसके एजेंडे पर पहले आएगा। उसके बाद फिर चेयरमैन PND जो PWT की मीटिंग है उसको चेयर करेंगे और फिर इसके मुस्तकबिल का फैसला होगा। फ़िलहाल प्लान तो ये है और LDA ने इस तरह के कई प्लान जो हैं वो जमा करवाए हुए हैं। इससे कबल आपने बहुत ज़्यादा सुना था एलिवेटेड एक्सप्रेसवे कल बन रही है, 16 मार्च बन रही है। अब 10 दिन हो गए हैं उसको PND में पड़े हुए, उस फाइल को PC1 की कोई उसको नहीं जो है वो इस वाले से कोई लिफ्ट नहीं कराई जा रही। तो ये प्रोजेक्ट्स फिर अभी इससे जुड़ी एक खबर है जो हम देखेंगे कि क्रीम ब्लॉक के जो फंड थे अंडरपास के वो किसी और प्रोजेक्ट के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मुंतकिल किए जा रहे हैं। तो गवर्नेंस जो हम व्हाट्सएप गवर्नेंस की बात करते हैं ना, उसकी वजह से ये सारा निज़ाम खराब होता है। और PDW हो या कहीं भी इनकी जो फाइल की मूवमेंट होती है वो आगे बढ़ नहीं पाती, जिसकी वजह से सिर्फ ये मंसूबा तैयार हेडलाइंस तक तैयार रहता है और शायद सुर्खियों में जरूर एक के बाद एक मंसूबा अनाउंस किया जा रहा है। हर रोज हमें एक नए मंसूबे की और साथ साथ बता दिया जाता है कि इतना बजट इस पे आना है। तो फिलहाल बजट के हवाले से तो पता ही नहीं कि बजट कहाँ से आना है। ये अनाउंसमेंट की जाती है और फिर जो बजट एलोकेट किया जाता है उसको दूसरे मंसूबों में जो है वो शिफ्ट कर दिया जाता है। मतलब ये क्यों लोगों को घुमाया फिराया जा रहा है? जब बजट आता है उसमें कई हेड्स में जो है कई प्रोजेक्ट्स उसमें रखे जाते हैं और उनको बजट भी जो है उसकी मद में रखा जाता है कि जी इतने अरब रुपया इस प्रोजेक्ट के लिए, इतने करोड़ एलोकेशन कर दी जाती है। लेकिन उसको शिफ्ट कर दिया जाता है बाद में जो है जब तरजीहात बदलती हैं तो एक मंसूबे के फंड्स जो हैं उठा के दूसरे मंसूबे में, दूसरे के तीसरे में डाल दिए जाते हैं। अभी आप देखें कि इससे पहले इसको अपोज किया जाता था। ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स थे, तामीराती प्रोजेक्ट्स थे, ट्रांसपोर्टेशन के प्रोजेक्ट्स थे, PTI की गवर्नमेंट जो है वो इनको सपोर्ट नहीं कर रही थी शुरू में और इनका नैरेटिव भी इनके खिलाफ था और इस पे बड़ा ढिंढोरा पीटा जाता था कि जी किकबैक्स कमीशन इन प्रोजेक्ट्स में होता है। लेकिन और बिला वजह रिजवान साहब इसमें हमने देखा कि जिन लोगों ने लाहौर की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो कलीदी किरदार थे, आहद चीमा, इसराज सईद, उन लोगों को सलाखों के पीछे रहना पड़ा। और क्यों रहना पड़ा आज तक इसका जवाब नहीं आया और जो जस्टिफिकेशन मांगी गई वो देने के बावजूद आज वो लोग कहाँ हैं। तो ये एक जो बुनियादी फैक्टर है, ये प्रोजेक्ट्स की डिले, एलिवेटेड एक्सप्रेसवे हो, ये टी जंक्शन का अंडरपास हो, क्रीम ब्लॉक का अंडरपास हो, या एक डिफेंस के हवाले से जो हम बात सुन रहे हैं कि अब फिर जो है वो बट चौक और आगे कैवरी ग्राउंड से आगे जो एक अंडरपास और फिर फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट है।
इन सारे मंसूबों से अगर आप इमेजिन करें कि ये बन जाते हैं तो ऑब्वियसली ट्रैफिक का फ्लो बेहतर होगा। लेकिन ये बनेंगे कैसे? अब इनके पास सिर्फ 1.5 साल है। 1.5 साल में अगर फाइलें इसी तरह से ब्यूरोक्रेसी के पास उनकी टेबल्स पर रेड टेपिज्म का शिकार रहेंगी तो फिर हम इसके फ़वाइद पर तो बात कर सकते हैं, लेकिन उन फ़वाइद से आप सही मानों में मुस्तफ़ीद तो उसी वक्त होंगे जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी। तो आज तक इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से जितने भी मंसूबे बनाए जाते हैं उनको परसू उस तरह से नहीं किया जाता चीफ मिनिस्टर हाउस से। चीफ मिनिस्टर हाउस अगर इसको करेगा परसू तो फिर ही अमली जामा पहनाया जा सकेगा। 6 माह पहले हम बात कर रहे थे सगियां की, अब जाके वो सगियां का शुरू होने जा रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि 6-6 माह जिस प्रोजेक्ट को पाइपलाइन में लग जाएंगे, फाइलों पर सिग्नेचर और मंजूरियों के बावजूद प्राइम मिनिस्टर मंजूरी दे तो उसके बाद भी PND में फाइल जो है फंसी रहती है। तो अब इस सूरत हाल में इस प्रोजेक्ट की अहमियत से भी राव साहब बुनियादी फैक्टर ये भी है कि PTI के दौर में जैसे ही ये पॉलिटिकल रजीम चेंज हुई और PTI इक़्तिदार में आई तो इन्होंने जो लोग इन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे, ब्यूरोक्रेसी थी, उनको विक्टिमाइज किया और वो जहाँ जहाँ फंड्स इन्वॉल्व थे वहाँ लोगों ने साइन करना छोड़ दिए। एग्जैक्टली इस वजह से भी प्रोजेक्ट्स आपका डिले होते हैं क्योंकि जो आज के जो इनकी टीम का हिस्सा है ब्यूरोक्रेट्स, उन्होंने अहद चीमा, फवाद हसन फवाद या दीगर जो लोग विक्टिमाइज हुए उनके साथ जो सलूक किया गया उससे उन्होंने एक सबक जरूर सीखा और जहाँ पे फंड्स इन्वॉल्व हैं लोग साइन नहीं करते, इस वजह से इनके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिले होते चले जाते हैं। बाद में कौन भुगतेगा, ये सारी सूरत हाल है। और आहद चीमा और ये बहुत बड़ी मिसालें हैं इस हवाले से। इसमें आपको फ्रंट फुट पे खेलना है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस को। चीफ एग्जीक्यूटिव साहब जो हैं वो व्हाट्सएप गवर्नेंस के चक्कर में रहते हैं और प्रोजेक्ट्स की फाइल्स मूव होने के बाद उनको परसू नहीं किया जाता। अब देखिए जिन प्रोजेक्ट्स का हमने जिक्र किया है अगर ये बन जाएं तो यकीनन लोग मुस्तफीद इससे होंगे, लेकिन ये जल्दी बनने वाले लेकिन नहीं ये अब 1.5 साल है। अगर इसके बाद सियासी ये तो हो सकता है आपके ये शुरू कर जाएं फिर इफ्तिताह कोई और करेगा आगे। जाहिर है ना एक ऐसा हो अगर पैसों की बात आए, पैसे अगर प्रोजेक्ट आपने करना है उसके फवायद की आप बात कर रहे हैं, उसको क्लेम आप कर रहे हैं कि आपने बनाना है तो फिर पैसे भी आपको जारी करने हैं। खाली ज़बानी जमा खर्च की जो अप्रूवल्स हैं वो तो नहीं चलेंगी, आपको आगे बढ़ना है, फंड्स एलोकेट करने हैं और उसके बाद फिर PDW से फाइल्स निकलवानी है। वो किस तरह निकलवानी है वो चीफ मिनिस्टर का काम है कि चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से इसको फॉलो किया जाए। लेकिन फिलहाल ये मंसूबे हमें सिर्फ अनाउंसमेंट की हद तक नजर आ रहे हैं, काम इन पे जल्दी नहीं होने वाला क्योंकि जितने फंड्स दरकार है वो कहाँ से आएंगे, बजट दरकार है वो कहाँ से आएगा, वो एक सवालिया निशान है। महकमा एक्साइज का सिस्टम शहरियों के लिए किस तरह से वबाले जान बन गया, ये हम आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहेंगे। खबर क्या है जी, महकमा एक्साइज से खबर है और प्राइवेट कंपनियों को टेंडर्स देने के बजाय महकमे का खुद स्कैनिंग के लिए आलात खरीदने का फैसला महकमा एक्साइज सिस्टम को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालने की कोशिश कर रहा है। रिजवान साहब क्या कहेंगे? अब देखें ये कंपनी जो स्कैन करती है डॉक्यूमेंट्स एक्साइज एंड टैक्सेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, उससे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ और अब महकमा एक्साइज जो है वो आज खुद ये सारा निज़ाम चलाने के लिए कोशिश कर रहा है बजाय इसके कि किसी प्राइवेट कंपनी को टेंडर जितना निज़ाम महकमे की तरफ से लाया जाता है ना, स्पेशली महकमा एक्साइज की तरफ से, उतना ही जल्दी वो सिस्टम बैठता है और उतना ही वो शहरियों के लिए अजियत का बाइस बनता है। अब देखें खबर के मुताबिक इसमें 2 माह लगेंगे अभी। हाँ। और 2 माह तक जो है वो शहरियों को नंबर प्लेट्स का इजरा नहीं किया जा सकेगा, जिसकी वजह से आप देखें सड़कों के ऊपर जब आप बगैर नंबर प्लेट के निकलते हैं तो ट्रैफिक वार्डन जो है आपका चालान कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। या तो महकमों के दरमियान कोऑर्डिनेशन हो कि ट्रैफिक पुलिस को कन्वे किया जाए कि इतने हज़ार जो लोग हैं उनकी रजिस्ट्रेशन जो है महकमा एक्साइज के सिस्टम की वजह से, सिस्टम की खराबियों की वजह से पेंडिंग है, तो लोगों को तंग ना किया जाए। हाँ। लेकिन एक तरफ एक महकमे की नेग्लिजेंस की वजह से वो नंबर प्लेट्स का रजिस्ट्रेशन का इजरा नहीं होता, दूसरी तरफ दूसरा महकमा जो है वो भारी भरकम चालान करता है। तो इसमें सारे मामले में जो है वो शहरियों की किसी किस्म की वो गलती नहीं है। एक्साइज एंड टैक्सेशन को कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए और अपना जो सिस्टम है उसको बेहतर करने के लिए फिलफोर इकदाम करने चाहिए, बजाय इसके कि 2 माह लगें और जो भी शख्स अगर गाड़ी लेकर निकलता है तो उसको ट्रैफिक वार्डन तंग करेंगे। तो इस सारे मामलात में एक्साइज एंड टैक्सेशन का जो निज़ाम है
उसकी जो खराबियां हैं उसको एक्सपीडाइट करना चाहिए और मामले को फिलफोर हल करना चाहिए। ये जदीद तकाज़ों पर सिस्टम जो लेके आया जा रहा है, मुझे बताएंगे सारिफीन के लिए जदीद फ़ायदा किस तरह से? ये आप अगर किसी इस एक्साइज डिपार्टमेंट की अगर आपने परफॉर्मेंस की देखनी है ना बात, ये इसको कमाऊ पुत कहा जाता है, लेकिन ये वह कमाऊ पुत है जो कमा तो रहा है, लेकिन जो इसके जिम्मे काम है शहरियों को सर्विसेज देने के लिए, उस पर अगर आप किसी सड़क पर खड़े हों, जैसे जाएं फौरी पेमेंट करते किसी हैं। सड़क पर आप खड़े हों तो आपको फिर अंदाजा होगा कि किस तरह से लोगों को रुसवा किया जाता है। Exactly. आपके पास दर्जनों अब तक जो नंबर प्लेट्स हैं ना उस तरह की वो आपको नजर आएंगी। से नमूना गैर नमूना नंबर प्लेट्स का सुन रहे हैं, वो डिफरेंस क्या है? आए रोज की फर्जी तब्दीली कार्रवाइयों शहरियों के लिए वो अलावा वाले जा रहे हैं। फर्जी कार्रवाइयों के अलावा इनके पास कुछ प्लान नहीं है। अब जिसकी ये बात हो रही है कि अब ये खुद आलात खरीदेंगे, आप देखेंगे कि इसकी खरीदारी में घपले नजर आएंगे, आपको रिपोर्ट होंगे बाकायदा। इसके अलावा जो इसकी परफॉर्मेंस होगी, उसको जो सर्विस डिलीवरी का काम है ना, सरकारी डिपार्टमेंट्स हर काम हो सकता है कर भी सकते हो, लेकिन सर्विस डिलीवरी के वाले से, या आपने देखा कि LWMC जब तक आउटसोर्स रही आपको शहर साफ नजर आया, ट्रालियों से आपको गार्बेज उठता हुआ नहीं आपने देखा। एक जदीद मैकेनिज्म के तहत वॉशिंग और स्वीपिंग आपने देखी। हाँ। जब से आपने इन सोर्स हाइब्रिड मॉडल पे आए हैं तो आपको मसाइल दरपेश हैं। इसी तरह इसको भी आपको आउटसोर्स करना है। इसको आउटसोर्स करेंगे, बेशक आपकी कॉस्ट जो है वो 100 रुपए की बजाय 110 रुपए आए, लेकिन ना आपको तो सहूलत मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही आपने नंबर प्लेट ली, आपने गाड़ी ट्रांसफर करनी है, आपको सहूलत मिलेगी। ये हर रोज मार्केट में कभी बायोमेट्रिक की बात आ जाती है, कभी कुछ, और इनके रेट्स एक्साइज के रिवाइज करने के वाले से प्रॉपर्टीज़ के जो काम हैं वो, उसमें तो उनके जो इंस्पेक्टर्स हैं वो वैसे ही बादशाह सलामत हैं अपने अपने एरियाज़ के। तो सर्विस डिलीवरी को आउटसोर्स करके ही बेहतर नताइज जो हैं वो आप ले सकते हैं। भले ही आपको ये नहीं होगा कि पैसे कितने खर्च हुए हैं, आपको सर्विस नज़र आएगी। आपको शहर साफ चाहिए, आपको इससे गर्ज नहीं होगा कि पैसे कितने लगे हैं। तो आप फैसला साजी में जो फुकदान है फैसला साजी का, उसमें उसकी वजह से इन सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। अब एक और चीज़ आप देख लेंगी, ये भी आने वाले दिनों में इसके भी आपको स्कैम नज़र आएंगे, क्योंकि जब भी आप डिपार्टमेंट से खुद कोई काम करवाते हैं तो आपको डीजल पेट्रोल चोरी की खबरें आती हैं रिजवान साहब। बिल्कुल। आपको जो फेक पेमेंट्स की, फर्ज पेमेंट्स की बार बार रसीट्स आपको मिलती हैं। तो इस तरह के इशू से बचने के लिए बेहतर ये है कि आउटसोर्स ही जो निज़ाम को किया जाए, ताकि लोगों को सर्विस तो मिल सके। कम से कम आपका जो काम है कि शहरियों को, सारिफीन को सहूलत देना, वो आप दे सके। रिजवान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? सबसे बुनियादी बात यह है कि आपको अपने अमला को ट्रेनिंग देना पड़ेगी। उसके लिए उनकी उस तरह से ट्रेनिंग नहीं है, वो आईटी के एक्सपर्ट्स नहीं है जो ऑलरेडी और तरह की ट्रेनिंग है। मैं वही कह रही हूँ, पैसे बनाने की ट्रेनिंग है, लोगों को चक्कर लगाने की, लोगों को बार बार चक्कर लगवाने की, लोगों को ख्वार करने की उनकी तरबियत जरूर है। बिल्कुल सही। तो वो उसमें मास्टर। तो जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं की एक्सपर्टीज उसी स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर है, वो सारे मामलात को जो है वो फिलफोर निपटाने की जो है उनमें सलाहियत होती है, क्योंकि उनका काम ही वही होता है जिस काम के लिए आप उन्हें हायर करते हैं। लेकिन जो आपका स्टाफ है, सिर्फ इस चक्कर में कि 4 पैसे बचाने के चक्कर में अगर आप सबलेट नहीं करते उसको और अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़ के थ्रू चलाते हैं, तो उन्होंने पहले ही ढेरों चोर दरवाजे रखे होते हैं। कोई भी सिस्टम है, जब आप किसी प्रॉपर्टी का, कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का उनका चालान देखते हैं, उसमें एक्सेसिव अमाउंट्स लगा के वो लोगों को भेज देते हैं, ताकि जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस तक लाने के लिए पैसे लिए जाएं, और लोगों को ख्वार करते हैं, उनको परेशान करते हैं, एक्सेसिव रेट्स के चालान भेज के उसके बाद उनसे डील करते हैं। ये सिलसिला थमने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोग जो बैठे हैं वो कमा इसी तरह से रहे हैं, पैसे बना रहे हैं। खैर, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, हमने ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद ये जो जंगी एक बार फिर से सर उठाने लगा है, क्या ये अलार्मिंग है, खतरे की घंटी क्या बज उठी है, क्या केसेस आगे बढ़ सकते हैं, इस पर हम बात करते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह कोविड की सूरत हाल कुछ बेहतर हुई और एक बार फिर से मौसम में जैसे जैसे तब्दीली हो रही है, डेंगू का खतरा एक बार फिर से मंडलाने लगा है। राव साहब, देखिए, इस पे एक ही कमेंट होगा कि बड़ी अच्छी बात है, एडिशनल कमिश्नर सुंदर इरशाद ने इसको टेकअप किया है और एक तवील कल नशिस्त हुई है जिसमें इसके तमाम इशूज़ पर तबादला ख्याल किया गया। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट एक ही होगी महकमा सेहत से, जो आपने जो डेंगू वर्कर्स हैं, एक तो उनकी तनख्वाहों के इशूज़ फौरी एड्रेस करें अगर उनसे आपने काम लेना है, क्योंकि काम तो उन्हें नहीं करना है, और जो नई भर्तियाँ हैं तकरीबन 4500,
उनका अमल भी जल्द से जल्द मुकम्मल करें ताकि इस सीज़न में कम से कम लोगों को डेंगू से तो बचाया जा सके। सही। तो जी आपको तमाम गाइडलाइन डेंगू के हवाले से जो लोगों के लिए है वो तो पता ही है, लेकिन इससे पहले जो राव साहब ने बात की है कि डेंगू वर्कर्स का मसला जो है वो हल होना चाहिए, टाइमली उनको पे नहीं किया जाता, फील्ड के उनके मसाइल जो है वो एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है। अच्छा जी रिजवान साहब, सर्विलेंस और हमने माजी में जिस तरह देखा डेंगू को कंट्रोल किया गया, एक प्रॉपर तरीक़ेकार मौजूद है, लेकिन केसेस अब जिस तरह से अगर रिपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं तो हम हमेशा देखते हैं जब पानी सर से गुजर जाता है तब जो है वो हुकूमत को होश आती है। 16 केसेस अब तक जो है वो रवां साल के दौरान हो चुके हैं जिसमें डेंगू की तशखीस हुई है। एक तो हुकूमत को चाहिए इंतज़ामिया को कि जो डेंगू के टेस्ट हैं उसके रेट्स पे चेक रखे प्रॉपर, उसके साथ साथ शहरियों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करने की जरूरत है। शहरी तो करेंगे लेकिन सर्वेलेंस अब मेरे ख्याल से मजीद बढ़ाने की भी ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है, जो ऐसे हसास मकाम डेंगू के हवाले से जहाँ पे लार्वा माजी में बहुत बड़ी तादाद में निकलता रहा है, वहाँ पे बिफोर टाइम जो है वो एक्शन नज़र आना चाहिए इंतज़ामिया की तरफ से, ताकि डेंगू के केसेस जो हैं वो बढ़ने से पहले ही उन पर काबू पाया जा सके। चूँकि शहरियों की जानिब से अगर एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाई जाएंगी तो फिर मेरा ख्याल इंतज़ामिया इस पर काबू नहीं पा सकती। बिल्कुल, तो ये दोनों तरफ से होगा, शहरियों को भी अपना किरदार अदा करना होगा और इंतज़ामिया को भी अभी टाइम जो है वो है कंट्रोल करने का, तो इंतज़ामिया को भी अभी से एक्टिव होना होगा। राव साहब बहुत शुक्रिया, रिजवान साहब आपके वक्त का भी शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक, हेडलाइंस और उसके बाद शो में हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से शो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सेगमेंट शामिल करने वाले हैं जिसमें सबसे पहले जान लेते हैं आज के भाव क्या हैं। रुमेल असगर इस वक्त मार्केट में मौजूद होंगे जो कि हमें सब्जियों की कीमतें बताएंगे कि आज के रेट क्या हैं। जी रुमेल, ओवर टू यू। हाँ जी बिल्कुल, सब्जियों की कीमतों की अगर बात की जाए तो उनके दाम जो हैं वो आसमानों से बातें कर रहे हैं, और इस पर एक और जो ख़ास बात वो ये है कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो रेट जारी करती हैं उन रेटों में और जो दुकानदार जिस रेट पर सब्ज़ी फ़रोख्त कर रहे हैं उनमें जो है वो 20 से 30 रुपये का जो फ़र्क है वो पाया जा रहा है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां रेट तो जारी कर देती हैं मगर उस पर जो अमल दरामद उनकी जानिब से जो है वो नहीं करवाया जाता। इस पर दुकानदार से जानेंगे कि क्या वजह है कि 20 से 30 रुपये का जो फ़र्क है उसका क्या है, क्योंकि जो मटर है वो रेट लिस्ट पर जो है वो 75 रुपये किलो है, जबकि जो दुकानदार हजरात हैं वो 100 रुपये किलो जो है वो मटर फ़रोख्त कर रहे हैं। इसी तरह जो प्याज है वो 20 रुपये किलो रेट लिस्ट के मुताबिक है, मगर बाजार में प्याज 40 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। इसके अलावा जो आलू 23 रुपये किलो, और आलू भी जो है वो बाजार में 40 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। इस पर दुकानदार से जानेंगे, बात करेंगे। अजी बताएं, ये फ़र्क जो 20 से 30 रुपये किलो का रेट लिस्ट से और मार्केट के जो प्राइस है इस पर क्या कहेंगे आप? ये जो सरकारी रेट लिस्ट है ना, इसके मुताबिक हमें भी सामान नहीं ना मिलता, जो इसमें रेट आता है उसके मुताबिक यहाँ लोग बहस करते हैं हमसे आके। हमारी गुजारिश है कि इससे बिल्कुल यानी कि ये काम ना हो, हमें वो माल मिलना चाहिए जो यानी कि इसके मुताबिक बेच सके। हर आपको मटर कितने रुपए किलो जो है वो मंडी से मिला आज? मटर आज हमें 90 रुपये किलो मिला मंडी से। अजी बिल्कुल, आपने दुकानदार की बात सुनी, उनका ये कहना था कि हमें मंडी से जो है वो 90 रुपये किलो मटर जो है वो मिले हैं, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटी पर जो रेट लिस्ट उनकी जानिब से जो लगाई गई है उसमें मटर की जो कीमत है वो 75 रुपये किलो जो है वो दर्ज की गई है। दुकानदार जी का ये कहना है कि हम मंडी से 90 रुपये किलो मटर जो है वो लेकर किस तरह 75 रुपये का हम बेचेंगे, ये इनको समझ नहीं आती। इनका ये कहना था कि ये प्राइस कंट्रोल लिस्ट जो है ये एक फ्रॉड है और ये सिर्फ और सिर्फ जो ये लिस्ट है ये लिस्टों तक ही महदूद है। इस पर ना तो कोई अमल दरामद किया जाता है और ना ही इन रेटों पर जो है वो संजीदगी से अमल लिया जाता है। ये सिर्फ एक दिखावा और के तौर पर इसको लिया जाता है और एक जिम्मेदारी है वो पूरी की जाती है। दुकानदारों का ये कहना है कि मंडी वाले जो है वो रेट लिस्ट गलत शाया करते हैं और हुकूमत से इनका ये मुतालबा है कि इस पर कोई चेक एंड बैलेंस का जो सिस्टम है वो मुतारिफ करवाया जाए। कीमतों की अगर बात की जाए तो 20 से 30 रुपये के फ़र्क के साथ जो सब्जियां हैं वो फ़रोख्त हो रही हैं। शलजम रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो 25 रुपये किलो है, जबकि मार्केट में शलजम जो है वो 50 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह जो प्याज है उसकी जो कीमत है वो 50 से 60 रुपये किलो है। टमाटर जो है वो रेट लिस्ट पर 105 रुपये किलो दर्ज है, मगर यहाँ पर 120 रुपये किलो में जो टमाटर है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह जो गाजर है, जो मूली है, जो पालक है, वो भी 10 से 20 रुपये के फ़र्क के साथ जो है वो यहाँ पर बेची जा रही हैं। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत जो है वो महंगाई के मारे अवाम के लिए सब्जियों की कीमतों में कुछ रिलीफ फराहम करने के। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया रुमेल हमारे साथ मौजूद थे। सब्जियों की कीमतों के बाद मीट रेट्स क्या हैं जी? सबसे पहले ज़ैनत शॉप के रेट मेरे पास हैं। अगर आप जाएंगे ज़ैनत शॉप पे बीफ यहाँ से आपको मिलेगा जी 600 रुपये किलो में, और बीफ मिल्स
785 रुपए किलो में आप खरीद सकते हैं। मटन की खरीदारी आप कर सकेंगे 1590 रुपए किलो में, और इसी तरह मटन मिन्स अगर आप यहां से खरीदना चाह रहे हैं तो वो आपको मिलेगा जी 1695 रुपए किलो में। चिकन के रेट क्या है? जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक 228 रुपए किलो में अवेलेबल है। इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 331 रुपए में। इसके बाद आ जाएगी एग रेट्स क्या है मार्केट में, अंडों की कीमतें क्या है। रिटेल प्राइस के मुताबिक आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं 124 रुपए दर्जन में। होलसेल से आप 2 रुपए की बचत करेंगे, 122 रुपए दर्जन में अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप जाएंगे गोरमे पे, वहां पर 123 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। सो ये थे जी हमारे पास रेट लिस्ट जो कि आपके साथ शेयर कर दी। अब हमने आपको बताना है आप बचत कैसे कर सकते हैं। हर तरफ महंगाई की बात हो रही है, तो पैसे बचाने हैं किस तरह से, बचत बाजार में आपको बताते हैं। कुछ ब्रांड्स हैं हमारे पास जहां पर आप जाकर शॉपिंग कर सकते हैं, जहां ऑफ लगी है। डाइनर फर्स्ट ब्रांड है, अप टू 40% यहां पर ऑफ है। उनसे लंदन अगर आप जाएंगे अप टू 75% ऑफ। मिनी माइनर फ्लैट 50% ऑफ। इत्तेहाद पे अगर आप जाएंगे फ्लैट 48% ऑफ। अब आपको बताते हैं माल का हाल। सो करेंसी रेट्स क्या हैं देख लीजिए। अभी हमने एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो बात करेंगे जी शहर में जो पोलियो कैंपेन चल रही है, कितनी ज़रूरी है ये कैंपेन, क्या टारगेट मुकर्रर इसके लिए किया गया है, कितने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे और पोलियो असल में है क्या, किस तरह से आप अपने बच्चों को इससे महफूज रख सकते हैं, इस पर बात हम करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम किस हिस्से में आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज हम बात करने वाले हैं पोलियो के हवाले से। आप सभी लोग जानते हैं और टाइम टू टाइम जैसे शहर में मुहिम शुरू की जाती है, हम आप तक अवेयरनेस के हवाले से स्पेशल प्रोग्राम जी जो है वो बनाते हैं और आप तक पहुंचा देते हैं कि पोलियो असल में है क्या, कितनी ज़रूरी है आपके बच्चों की तंदुरुस्ती के लिए, सेहत के लिए, ज़िंदगी के लिए कि आपने अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने हैं। कहने को ये चंद 2-3 ड्रॉप्स ही हैं, लेकिन आपके बच्चों की ज़िंदगी की हिफाजत के ज़ामिन हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग अभी भी डिनाइल मूड में हैं और इनकार कर देते हैं जब टीमें उनके दरवाजे पर जाती हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि आपको बताएं कि ये 2 कतरे आपके बच्चों की ज़िंदगी के लिए कितने ज़रूरी हैं। शहर में पोलियो कैंपेन चल रही है, 5 रोज़ा आई थिंक की मुहिम है और घर घर तमाम टीमें पहुँचेंगी, आपके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। अपने मेहमानों का मैं तारुफ कराना चाहूँगी और उनसे हम डिटेल में इस पर बात करेंगे। हमारे साथ सईदा रमला, हेड ऑफ पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम पंजाब मौजूद हैं। साथ ही साथ सदर PMA डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अपने मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। रमला, आपसे आगाज़ कर लेते हैं, क्या हाल चले आपके? बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये जो पोलियो मुहिम चल रही है, हमेशा हम देखते हैं पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमत बड़ी एक्टिव है, मुहिम चलाई जाती है, बार बार मुहिम चलाई जाती है। इस दफ़ा इस मुहिम में नया क्या है, टारगेट क्या है, कितने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे? थैंक यू पहले तो आपका फॉर कॉलिंग अस। हमारी ये कैंपेन जो है ये नेशनल इम्यूनाइजेशन ड्राइव है। ये पूरे पंजाब की 36 अजला में जो है अगले 5 दिन तक हम कतरे बच्चों को पिलाएंगे। येस्टरडे इसका जो है इनकाद और इनाग्रेशन जो है चीफ मिनिस्टर साहब ने कर दिया था
और कल से लेके अब तक जो है हम 70 लाख बच्चों को पूरे पंजाब में कतरे पिला चुके हैं। हमारा टारगेट टोटल कैंपेन का जो है वो 2 करोड़ 20 लाख बच्चों का है और जिसके लिए हमने 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की सर्विसेज को फील्ड में लगाया हुआ है और जो कि 71,000 से ज़्यादा टीमें पर मुश्तमिल हैं। पिछली टीम प्रोग्रेस तमाम कैंपेन्स की कंपैरिजन में आई वुड से कि हमारी इस दफ़ा थोड़ा सा प्लानिंग के अंदर ये है कि हम अपने बच्चों को मिस ना करें। कुछ बच्चे होते हैं जो घर पे नहीं होते, जो बाहर पार्क में निकले हुए हैं, किसी रिश्तेदार के घर गए हुए, स्कूल्स में भी होते हैं। हमारी टारगेटेड, जिस तरह हमने कोविड के अंदर टारगेटेड स्कूल के साथ शुरू की, अभी हमने इसके अंदर भी स्कूल्स को जाके डायरेक्टली टारगेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चों को स्कूल में या घर में टारगेट कर लें। अगर फिर भी बच्चा मिस हो जाता है तो शाम को उसी दिन, आज शाम 5 बजे जब टीमें फारिग होंगी तो वो फिर 6 बजे निकल जाएंगी और जाके उन 20 बच्चों को टच करके आएंगी और कोशिश करेंगी कि उनको भी कतरे पिला दिए जाएँ। बहुत ज़बरदस्त तरीक़े से ये चीज़ मैनेज की जा रही है और भरपूर कोशिश ये है कि कोई बच्चा ना ऐसा रह जाए जो कि पोलियो के कतरे ना पी सके। अच्छा जी, अब इससे हम प्लानिंग मज़ीद क्या है, हर रोज़ की बुनियाद पर कौन कौन से इलाके हैं जो कि बार बार जहाँ पर केसेस आते हैं, जहाँ पर कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट कहा जाता है ना दिया जाएगा, वो भी हम पूछेंगे अपनी मेहमान से। लेकिन डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं तो उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा के हम उनसे ये जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है आपकी? थैंक यू वेरी मच। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। पोलियो असल में है क्या, और ये 2 कतरे जो पिलाए जाते हैं ये किस तरह से हिफाजत की ज़ामिन है बच्चे की? देखें कि दुनिया के अंदर जो 1908 के अंदर ये पहली दफ़ा हुआ कि जो एक ख़ास किस्म की बंदर से ये जो वायरस था दैट वाज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बॉडीज़। वहाँ पे आने के बाद दुनिया ने फिर वैक्सीन जो है वैक्सीन ईजाद की। वैक्सीन के साथ और बहुत सी बीमारियां आप जानते हैं और आपके नाज़रीन भी जानते हैं कि प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं कि अगर आप वैक्सीन ले लें, जैसे आजकल हमारा चल रहा है कोरोना के अगेंस्ट कि आप वैक्सीन ले लें तो यू आर सेफ इन अ वे। पोलियो की खातिर चेचक से हमने जान छुड़ाई पहले, इसी तरह से और भी बहुत सी बीमारियाँ हैं जिनसे जान छुड़ाई है। पोलियो से बचने के लिए कि पूरी दुनिया जो है इस वक्त प्रिवेंटेशन के साथ, प्रिवेंटेबल डिजीज़ के साथ और वैक्सीनेशन के साथ उन्होंने इससे छुटकारा हासिल करा। सो इट इज़ अ वायरस जो कि स्टूल के साथ जो मतलब एक करते हैं और वो अगर किसी तरीके से मुंह के ज़रिए से आती है तो इन्फेक्टेड जो स्टूल है दैट इन्फेक्ट टू द पेशेंट और उससे जाके एक सेहतमंद बच्चा जो है वो एक बीमार की शक्ल। होता क्या है, होता ये है कि जो नर्वस सिस्टम है इसको जाके ये इफ़ेक्ट करता है। अच्छा, अब इसकी बहुत सी ऐसी हैं, बहुत कम भी हो सकता है, इसमें ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी जो देखा गया है उसके अंदर निचला धड़ जो है बच्चों का ये इससे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। सही। और ऐसे भी हैं कि एक ख़ास मसल्स को उसने जाके अगर स्पाइनल कॉर्ड के साथ इफ़ेक्ट किया तो बच्चों को देखा कि हाथ रख के, अभी तो खैर कम नज़र आते हैं लेकिन पहले बहुत से बच्चे ऐसे देखे जाते थे जो कि बैसाखियों के ज़रिए से चल रहे हैं, चूँकि उनके निचले वाला हिस्सा जो था वो इफ़ेक्ट हुआ। फिर देखे जाते थे कि जिनके साथ ब्रेसेस पहनी हुई हैं वो बच्चे, उनके भी नीचे वाले। इट ऑल डिपेंड्स कि कितनी परसेंटेज वहाँ के मसल जो है वहाँ पे डिस्ट्रॉफी आई और उसके लिए फिर आपने देखा कि बच्चों को के हाथ घुटने के ऊपर रख के चलते हैं, केक टांग है, पाँव उनके टेढ़े ऐसे हो जाते हैं। तो ये वाली चीज़, दिस इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ ऑल दैट डिजीज़ जो कि एक पोलियो के वायरस जो जाके उसको इफ़ेक्ट करती है और उससे जाके हमारे सामने बच्चों को और फिर सारी ज़िंदगी का ये रह जाता है। अभी आपने कहा कि 2-3 कतरे, इट इज़ नॉट अबाउट 2-3 कतरे, ये सिर्फ 2 कतरे हैं। ठीक है, 2 कतरे हैं। 2 सवाल जरूर आते हैं पेरेंट्स के लिए, जी अभी तो 6 महीने नहीं हुए और फिर ये दोबारा से हमारे पास बिल्कुल बार बार राय लब लै जो तुसी मतलब बच्चे मेरे दा। और फिर हमारे माशाल्लाह बड़े मुदब्बर लोग हैं जो कहते हैं जी इसके नुकसानात भी हो जाएंगे और इसके मसाइल भी पैदा करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हर बार जब भी आएंगे इसका कतई तौर पे कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल बहनी वैसे जैसे कि आप साफ़ सुथरा पानी पीने के साथ रिपीटेडली अगर ज़्यादा पीते हैं तो डज़ नॉट मीन बाय कि आपको कोई नुकसान या उससे कुछ हो जाएगा। बच्चों के लिए, बच्चों की हिफाजत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जैसा कि हमारी मैडम ने फरमाया कि यहाँ कंट्रोल सिस्टम के साथ चलने के लिए सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उसका जो इफ़ेक्ट है काफ़ी बेहतर तरीके से आया है। और अब इस वक्त पाकिस्तान में 1 साल हो गया है कि हमारे पास कोई केस नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके लिए अगर 3 साल तक यही हमारी कैफियत रही और इसी तरह हमारे गो के मसाइल हैं, वी हैव अ पोरस बॉर्डर विद अफगानिस्तान, आना जाना वहाँ पे आसान है, लोगों के लिए ये सारे मसाइल होते हैं एंड नोबडी नोज अबाउट इट कि ये आया कि वहाँ से आया हुआ केस है जो कि यहाँ पे आ जाता है और फिर वो हो जाता है। बट नॉट गोइंग टू इन जियोग्राफिकल ऑल दैट, हमारे ऊपर जो फ़र्ज़ आता है कि सिर्फ 2 कतरे। और एक चीज़ मैं आपसे कहूँ, नेवर वेट फॉर द कंपेन।
मैं पेरेंट्स से ये गुजारिश करना चाहूँगा आपके तवज्जुह से कि इसका इंतज़ार नहीं कीजिएगा कि अभी जो है जी कंपेन वाले आएंगे तो हमारे घर के साथ ही पिलाएंगे। आई एम श्योर कि मैडम विल स्पीक अबाउट इट कि अगर कोई मिस भी हो जाता है तो एक टोल नंबर है जिसके ऊपर कर सकते हैं आप टेलीफोन, आपके घर में आ जाएंगे। घर पे नहीं है तो सेंटर्स के ऊपर बच्चों को लेके करीबी सरकारी हॉस्पिटल में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। बिल्कुल, एंड इट इज नॉट अबाउट कि ये अभी सिर्फ है, ये 24 घंटे और पूरा साल ये वहाँ पे मौजूद रहते हैं। और ईपीआई जो प्रोग्राम होता है उसका ये बाकायदा से हिस्सा है कि पोलियो के कतरे भी उसमें पिलाने। लेकिन ये रिलक्टेंसी जो देखी जाती है और हमारा एक इनडिफरेंट एटीट्यूड, मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा पेरेंट हो सकता है, कोई भी ऐसे मतलब माँ बाप हो सकते हैं जो चाहेंगे कि हमारा बच्चा मासूम हो। बिल्कुल। लेकिन चूंकि हमारा ये है कि दुनिया के अंदर मसला हो सकता है, लेकिन मैं तो अल्लाह के फजल से ठीक ही रहूँगा और हमारे साथ तो मसाइल नहीं है। ये हमारा मिनहसुल कौम एक बना हुआ है। तो वो मैं समझता हूँ कि आज हैविंग के ऑल द एफर्ट्स जो कि हुकूमत कर रही है और इनकी क़यादत के अंदर जो कि बिलखुसूस पंजाब के अंदर जो कर रहे हैं, 36 लाख के अंदर जा रहे हैं, घर घर जाके कर रहे हैं। और एक मैं आपसे शेयर करूँ, आई एवर सैल्यूट मैं करता हूँ बच्चों को जो कि बच्चे और बच्चियां घर घर जाके ये काम कर रही हैं। उसके साथ जाना ये कोई आसान काम नहीं है। मौसम की सख्ती हो, इसके साथ फिर कोविड के साथ, और आपको याद है कि जब कोविड था और पीक पे कोविड था, बिल्कुल सही कहा, उस वक्त भी जाके जिस तरीके से और फिर अपनी सारी सहूलियात को रखने के लिए अपने आप को बचा के, बच्चों को बचा के, किट्स रख के जिस तरह से ये सारी जिम्मेदारी की है, तो मैं समझता हूँ कि वी हैव टू अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट, एफर्ट्स ऑफ द टीम जिसको कि मैडम लीड कर रही है माशाल्लाह से। अवाम के साथ मैं समझता हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, एक सेहतमंद मतलब फैमिली के लिए, सेहतमंद कौम के लिए ये ज़रूरी है कि हम कम अज़ कम उसके अंदर जो बिल्कुल आपने सही कहा। जितनी मर्जी अच्छी मुहिम चल जाए, जब तक लोगों का ताबुन नहीं होगा, आप टीमों के साथ ताबुन नहीं करेंगे, जो टारगेट सेट है वो अचीव नहीं हो सकते। खैर, हमने अपनी मेहमान से पूछना है कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहां से रूटीन में हम गुलशन रावी डिस्पोजल से अक्सर हमें पता चलता है केसेस रिपोर्ट हुई हैं, तो यहाँ पर क्या स्पेशल ट्रीटमेंट होगा, ब्रेक का कहा जा रहा है। मुझे ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद है। रमला, आपसे मैं जानना चाहूँगी, हमेशा कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो चैलेंज रहता है हमेशा कि यहाँ से बार बार कोई ना कोई सैंपल निकल आता है। गुलशन रावी डिस्पोजल का हम अक्सर जिक्र करते हैं, तो यहाँ पे क्या कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट है? देखिए, हमारी तो कोशिश होती है कि तमाम एरियाज़ को इक्वल हैंडेड के साथ डील किया जाए, लेकिन क्योंकि हमारी मोबाइल पॉपुलेशन जो है, जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन है, वो पेरिफेरी में आके ज़्यादा आके सेटल करती है, तो जिसकी वजह से हमें उधर ज़्यादा अटेंशन पे करनी पड़ती है। फिर उसकी वजह से इस दफ़ा हमने किया ये है कि हमने एक लैंग्वेज इश्यूज़ हमें डेवलप होते हैं, क्योंकि हमारी खान बस्तियाँ हैं, पठान इलाके हैं, तो अब हमने लैंग्वेज बैरियर को रिड्यूस करने के लिए लैंग्वेज अप्रोप्रिएट टीमें क्रिएट की हैं। उन्हीं के बीच में से लोगों को जो है टीम का एक मेंबर बनाया है, सोशल मोबिलाइजर, ताकि वो लोगों को जाके एक्सप्लेन करे कि जी कतरे पिलाना कितने इंपॉर्टेंट है और उसके साथ क्या कोई यानी कम्युनिकेशन गैप जो आता था उसको भी फिल करने की कोशिश की। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग अब पोलियो के कतरे क्यों नहीं पिलाते? हम तो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इश्यूज लोगों के क्या हैं कि लोग कहते हैं जो टीमें जा रही हैं, पता नहीं उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर है या नहीं है, फिर उनके पास जो बॉक्स मौजूद हैं, किस टेम्परेचर पे वैक्सीनेशन को रखना है वो उनको बताया गया है, नहीं बताया गया, इसका प्रॉपर तरीक़ेकार क्या है ये बताइएगा। देखिए, अब हमारी कैंपेन 28 से स्टार्ट होनी थी, लेकिन उसकी तैयारी हमने 1 फरवरी से स्टार्ट कर दी थी। हमारी तमाम टीम मेंबर्स जो हैं वो क्वालिफाइड पर्सनल्स होते हैं। रिपीटेडली वही लोग बार बार टीम्स के अंदर आते हैं और वही जो है वैक्सीनेशंस कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम उनका 2 वीक्स का रिफ्रेशर कोर्स ज़रूर कराते हैं। टीम्स को स्मॉलर पोर्शंस में बुला के उनकी जो है ऑन हैंड ट्रेनिंग होती है कि आपने कतरे किस तरह पिलाने हैं, बच्चों को किस तरह हैंडल करना है, मार्किंग किस तरह करनी है और वैक्सीन को किस तरह सिक्योरली ट्रैवल अराउंड करना है। आजकल तो फिर ठंडा मौसम है, तो उसके लिहाज से वैक्सीन का क्या टेम्परेचर रखना है, आइस बॉक्स के अंदर क्या होना चाहिए, कितनी आइस होनी चाहिए, कितना बॉक्स का क्लोज किस तरह करना है, सील्ड है प्रॉपर नहीं, उसकी टेम्परेचर की मॉड्यूलेशन सब कुछ उनको ट्रेन किया जाता है प्री कैंपेन सारे प्रोसेस। सही। तो अब वो लोग जो कि ये सवालात सोचते हैं, मेरे ख्याल से उनकी परेशानी कम हो जानी चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब, लोग कहते हैं कि जी अभी कुछ दिन पहले हमारी बच्चे को टीम आई थी, पोलियो के कतरे पिला के चली गई है, आप वैक्सीनेशन जो दूसरी है बच्चों की उसके लिए हॉस्पिटल लेके जाएं, वहाँ दोबारा से कतरे पिलाए जाते हैं। लोग कहते हैं ये तो बहुत छोटा बच्चा है, न्यू बॉर्न है, इसको ज़रूरत नहीं है बार बार, कोई नुकसान तो नहीं? देखिए, एक मैं अर्ज़ करूं कि ये बड़ा
क्लियर है, साइंटिफिकली प्रूवन है और दुनिया के अंदर जो मुरवजा कवानीन है उसके साथ है कि 5 साल के बच्चे जो हैं इससे बड़ों को भी पोलियो हो सकता है। एक तो ये समझना कि सिर्फ 5 साल तक है, 5 साल से उम्र 5 साल 1 दिन होगी तो लिहाजा पोलियो ना, इट इज़ नॉट ट्रू। ये एक मिथ हमारे साथ है। लेकिन देखने में ये आया है कि 5 साल तक के बच्चे जो हैं ज़्यादा प्रोन होते हैं, वो ज़्यादा मतलब इसके साथ जो है इफेक्ट हो सकता है इस पोलियो वायरस का उनके ऊपर। तो लिहाजा जितनी भी जनरलाइज कैंपेन जब चलाई जाती है, एक तो चीज़ है कि सेटल्ड है, ऐसी बीमारियां जो ख़त्म हो गई हैं लेकिन फिर भी हम वैक्सीन उसके लिए देते हैं, दैट इज़ प्रिवेंटेबल, प्रिवेंशन की खातिर वो देते हैं। लेकिन एज़ फार एज पोलियो इज़ कंसर्न, तो पोलियो जबकि एक बच्चा भी दुनिया के अंदर कोई मौजूद रह जाएगा तो पूरी दुनिया जो है वो ख़तरे के अंदर मौजूद है। बिल्कुल। उसको बचाने के लिए यू नेवर नो कि किस वक्त कैसे क्या होगा। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल है पाकिस्तान में नहीं कोई केस आया सामने पोलियो का, तो अभी हमें उसको देखने की खातिर बच्चों को हर बार जो है कि हर 6 महीने साल के बाद जब भी हमारे यहाँ कैंपेन शुरू होती है तो इट इज़ एसेंशियल कि हर बच्चे को, छोटा है 5 साल तक का है, उस बच्चे को पोलियो के कतरे वो पिलाने ज़रूरी है। अब आपका ये कहना है कि उस पोलियो के कतरों का कोई नुकसान तो नहीं होगा, मैंने पहले भी गुजारिश की है कि पोलियो के कतरे रिपीटेड पिलाने के साथ कतई तौर पे इसका कोई नुकसान नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि पोलियो के कतरे पिलाए तो उसकी वजह से पोलियो हो जाएगा, दिस विल नॉट हैपन एट ऑल, राइट। होता ये था कि पहले मतलब जब पोलियो ज़्यादा था, देखने में आया कि जी पोलियो के कतरे भी पिलाए, इसके बावजूद जो बच्चे को पोलियो का अटैक हो गया, तो उसमें वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने किया कि स्टोरेज के इश्यूज हो सकते थे और बहुत सी ऐसी वजूहत हो सकती, लेकिन एक चीज़ देखने में ज़रूर आई थी और मैं अभी फिर इस कोरोना वैक्सीन के हवाले से कहूँगा कि लोगों को जिनको वैक्सीन लग गया है कोरोना के लिए, उनको अगर आया भी है कोविड, उनको हुआ भी है, तो वो जानलेवा साबित नहीं हुआ, उनकी सिवेरिटी कम थी। तो पोलियो के अंदर ये भी ऐसे ही था कि जिन बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए थे, ना खास्ता उसकी किसी वजह से भी दोबारा से वो उनको हुआ है, तो दैट वाज वेरी मच माइल्ड। और अभी करने के लिए, अभी चलाने के लिए तो ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है कि हर बच्चे को उन एफर्ट्स के साथ जिसके साथ हुकूमत कर रही है, इदारे कर रहे हैं, हम एज आ प्रोफेशनल बॉडीज़ जो हैं वो मतलब लोगों से अपील कर रहे हैं कि खुदारा एक सेहतमंद अपने बच्चे को लिए। और ये बहुत बड़ी बात है कि आपका चैनल है, बाकी लोग हैं, उन बच्चों के लिए जो कि हमारी कौम का हिस्सा है, हमारी कौम का फ़र्द है, और सेहतमंद कौम की खातिर मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी है कि हर वक्त हमें जब भी कैंपेन चलती है 2 कतरे पोलियो के ज़रूरी है उनको पिलाने के लिए, और इनका कतई तौर पर कोई नुकसान है, कोई नुकसान नहीं है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हम अपने इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने बात की है जी, जो शहर में पोलियो मुहिम चल रही है उसको कामयाब बनाने के लिए आप सभी लोगों ने साथ देना है, क्योंकि ये आप लोगों की हिफाजत के लिए ही जो है मुहिम का आगाज़ किया गया है और इस मुहिम को कामयाब भी आप लोगों ने बनाना है। तो हमारे पास अब वक्त कम है, मैं रमला से चाहूँगी कि एक मैसेज दें देखने वालों को। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा हमारा मैसेज सिर्फ जी एक यही है कि टीमें बारहा आपके पास आएंगी, काइंडली अपने बच्चों को कतरे ज़रूर पिलाएं। वो अगर सुबह बच्चा मिस हो गया या नॉट अवेलेबल था तो शाम को वो फिर चक्कर लगाएंगी, उससे अपसेट नहीं हो और काइंडली उनके साथ तावन करें। अदरवाइज ही आपके पास अपॉर्चुनिटी ये है कि आपके करीबी हॉस्पिटल में भी ये सहूलत मौजूद है। अगर आप कहीं गए हुए हैं, मिस हो गया है, तो प्लीज़ इस चीज़ को नज़रअंदाज मत करें। डॉक्टर साहब, आपसे मैंने सिर्फ लास्ट में ये पूछना है, हर बीमारी का इलाज होता है और लोग कहते हैं खुदा न खास्ता अगर कोई बीमारी में किसी में मुब्तला हो भी गया तो इसका इलाज करा लेंगे, लेकिन इसके बारे में हमने ये सुन रखा है कि बिल्कुल लाइलाज है। एक कमेंट चाहिए मुझे, वाइंड अप का कहा जा रहा है। हाँ देखिए, मैं समझता हूँ कि इसका एक लफ्ज़ में तो नहीं, लेकिन ये बड़ी पक्की बात है कि ये लाइलाज है, बट लाइलाज ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप अल्लाह से फारिग हो जाते हो। लाइलाज मीन बाय कि इसकी रिहैबिलिटेशन के अंदर जो बहुत सारी चीज़ें हैं, सर्जिकल है और सारी, लेकिन हर सांस लेने वाला इंसान जिंदा नहीं है। द मूवमेंट इज़ अ लाइफ, और सेहतमंद मूवमेंट वही ज़िंदगी का हिस्सा है, और पोलियो से इफेक्ट हुआ बच्चा वो नॉर्मल बच्चे की तरह से नहीं रह सकता। बिल्कुल, तो प्लीज़ इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें, इस मुहिम को कामयाब बनाएं, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।